टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और आपका इकोनॉमिक्स से होगा, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था। तो देखिए 1175 में मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान में, जो कि अभी कहाँ पे है, अभी ये आपका पाकिस्तान में है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1175 में, और कहाँ पे, मुल्तान पे। ठीक है, मुल्तान पर हमला किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर हमला किया, लेकिन राजा भीमदेव द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित हैं, ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे भीमदेव द्वितीय, उन्होंने इसे पराजित किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि बुर्ज होम एक प्रागैतिहासिक स्थल है, वह कहाँ स्थित है। तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जो स्थल है ये नवपाषाण काल और प्रारंभिक ताम्रयुगीन संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ गड्ढों में बने घरों के अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन निवासियों की जीवन शैली को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक मान्य जो समय काल है वो क्या है। तो यह आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस काल में वैदिक साहित्य का विकास हुआ, विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद रचे गए, और इस काल में जनपदों और महाजनपदों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो है, इसका प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है, इंद्र के लिए किया गया। ठीक है, इंद्र के लिए पुरंदर जो शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ है किलो, यानी कि पूरों को ध्वस्त करने वाला। ठीक है, और इंद्र को ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। कुणिक जो है ये अजातशत्रु को कहा जाता था। ठीक है, अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने मगध साम्राज्य को विस्तार किया, और इसे ही कुणिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है। तो यह आपका समुद्रगुप्त से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे, इलाहाबाद, जो कि भी प्रयाग के तौर पे जाना जाता है, यहाँ पे मिली है, और इसे हरिसेन नामक कवि ने लिखा था। ये जो आपका प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, एक गुप्तकालीन शासन की महानता को दर्शाने वाला एक प्रमुख शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये आपका मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है, और ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जहाँ से हल से जोते गए खेतों के निशान मिले हैं, और इसी से हमें मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्यों में उन्नत हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था। तो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, और श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है, यहाँ संथारा व्रत धारण करके अपने प्राण त्याग किए थे। ठीक है, कहाँ पे, श्रवणबेलगोला, जो कि अभी कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और यहीं पर संथारा व्रत धारण करके अपना प्राण त्याग किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये थे पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और उन्हें 4 मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह का प्रचार किया था। और वहीं अगर 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे। इनके द्वारा प्रचारित 5 सिद्धांत जो थी वो थी अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था। तो ये किया था 1575 ईस्वी में। कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चाएं की जाती थी। इससे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र किसी भारतीय महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका है कानपुर का सत्र, जो कि 1925 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था।
सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इनके द्वारा 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इससे पहले 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वे भारतीय नहीं थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भारतीय महिला की बात की गई है तो थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12 है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो 1815 में आत्मीय सभा की जो गठन की बात की जा रही है ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने 1815 में क्या किया था? आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना। बाद में इनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिससे भारतीय समाज में पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है, होती है। प्रश्न संख्या 13 है कि युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन जो है ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल में हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में शुरू हुआ था और ये जो आंदोलन है वो पश्चिमी शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्रता विचारधारा को क्या करता था? स्वतंत्र विचारधारा को बढ़ावा देता था। इसके अनुयायी की अगर हम बात करें तो इसके जो अनुयायी होते थे वो डेरोजियन कहलाते थे और इन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां और परंपरागत जो रूढ़िवादी लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। ये जो आंदोलन है वो भारतीय पुनर्जागरण के प्रारंभिक चरणों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 14 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। HSRA का अगर गठन की बात की जाए तो 28 सितंबर 1928 को दिल्ली में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। और अगर इसकी महत्वपूर्ण नेता की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी इसके नेता थे। और वहीं अगर हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित था। प्रश्न संख्या 15 है, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये संबंध जो रखता है वो किससे? शिक्षा से, ठीक है। 1917 में गठित सैडलर आयोग, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली का सुधार। इसकी अध्यक्षता माइकल सैडलर ने की थी और इस आयोग ने विशेष रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और इसे बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें दी। इस आयोग ने स्कूल स्तर की शिक्षा को 12 वर्ष का करने की सिफारिश की, जिससे कॉलेज स्तर की शिक्षा में सुधार हो सके। प्रश्न संख्या 16 है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की जो क्रांति है उस वक्त ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन, ठीक है। 1857 में जो एक स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था जिसे कि अंग्रेज सिपाही विद्रोह कहते थे, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड पाल्मस्टन। और इसी विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया और वहीं पे आया 1858 का अधिनियम। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अध्यक्षता जो हुई थी वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। और 1929 में लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जो प्रमुख घोषणा हुआ वो हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का जो निर्णय है वह कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो ये आपका लाहौर का अधिवेशन है 1929 का, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की जो नई संसद बनी है इसको डिजाइन किसने तैयार किया है, इसका डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो भारत की पुरानी संसद भवन जो कि अब संविधान सदन के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा, जो पुरानी हमारी संसद भवन थी वो अब संविधान सदन के रूप में जानी जाती है। कौन सी? संविधान सदन, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है आपका 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इस भवन का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर के द्वारा किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में बना था। और ये जो भवन है ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में कार्य करता था, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद यह भारतीय संसद
बन गया। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है और इसे 2010 में जैवमंडलीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ये जो क्षेत्र है तिरुपति बालाजी के पास पूर्वी घाट में स्थित है और ये लाल चंदन की दुर्लभ प्रजाति और कई लुप्त प्राय जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है काबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पे है? आपका मणिपुर में। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। ये जो पार्क है विशेष रूप से संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मणिपुर का राज्य पशु भी माना जाता है। इस उद्यान का प्रमुख आकर्षण अगर देखें तो इसके तैरते हुए फुमड़ी है, जो कि वनस्पति और मिट्टी के प्राकृतिक ढेरों से बनी होती है। प्रश्न संख्या 21 है, यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो वह कौन सी सबसे अच्छी जगह होगी? तो ये होगा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। ये क्षेत्र जो है घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कई अन्य जल जीवों के प्राकृतिक आवास है। यह इंडियन स्कीमर और अन्य दुर्लभ पक्षी भी यहाँ पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े जैव विविधता वाले वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है और यह अभयारण्य नामदफा टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है और इसमें बर्फीले तेंदुए, बादलों वाले तेंदुए और रेड पांडा जैसे दुर्लभ प्राणी जो है पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, लाइकेन किसके संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लाइकेन जो है ये संवेदनशील पर्यावरण संकेतक माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण वायुमंडल से पोषण ग्रहण करते हैं और वायु की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। यदि किसी क्षेत्र में लाइकेन बहुत कम या नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर वायु प्रदूषण जो है क्या है? अत्यधिक है। प्रश्न संख्या 24 देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI की स्थापना 1890 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। इसका उद्देश्य है भारत में पौधे की विविधता का अध्ययन और उसका संरक्षण करना। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर का पहला सप्ताह में। ठीक है, विश्व वन्य जीव सप्ताह जो है यानी वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है वन्य जीवों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए क्या करना? जागरूकता फैलाना। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ के उत्पादन और उपयोग को कम करना। यह 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ और इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC कहते हैं और अन्य हानिकारक गैसों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रश्न संख्या 27 है कि 1973 में आयोजित पहले विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? तो 1973 में जो आयोजित पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम था ओनली वन अर्थ और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पीठ वाले गिद्ध का घर कोरिंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोरिंगा नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपका सफेद पीठ वाले गिद्ध के घर के तौर पे फेमस है और ये आपका किस स्टेट में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है और ये जो आपका नेशनल पार्क है सफेद पीठ वाले गिद्ध और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र जो है मैंग्रोव जंगलों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर सेंधवा मगरमच्छ यानी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है?
तो ये आपका गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है ये गुजरात के सूरत जिले में स्थित है और ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है एनटीपीसी द्वारा संचालित है। यह एक गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है, यानी कि गैस बेस्ड पावर प्लांट है और इसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाल घाट दर्रा कितने राज्यों को जोड़ती है, तो 2 राज्यों को जोड़ती है और राज्य कौन से हैं? केरल और तमिलनाडु। पाल घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये केरल के पलक्कड जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के बीच स्थित है। ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले जो है इसके बीच में यह स्थित है। इस दर्रे से होकर रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 544 गुजरते हैं जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का साधन है। पालघाट दर्रा मौसम और व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानसून हवाओं के गुजरने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए नागिन झील किस राज्य में स्थित है। देखिए तो राज्य तो यहाँ पे नहीं होगा, अभी फिलहाल क्या है? यूटी है। ठीक है, तो ये आपका है जम्मू कश्मीर। नागिन झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। इसे डल झील का ही एक भाग माना जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से झील से थोड़ी अलग है। यह झील जो है अपनी शांत जलराशि, हाउस बोट्स और सिकराओं जो है इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है। नागिन झील के किनारे चिनार और विलो के पेड़ पाए जाते हैं जो कि इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करते हैं यानी अलग करते हैं? तो ये आपका है बॉस जल डमरू मध्य। ये जो जल डमरू मध्य है ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप के बीच स्थित है। इसका नाम जो है जॉर्ज बोस के नाम पर रखा गया जिन्होंने 1798 में इसकी खोज की थी। ये जो जल डमरू मध्य है ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और इसके माध्यम से समुद्री यातायात होता है। यहाँ की जो समुद्री धाराएं हैं और मौसम की स्थिति है ये कभी कभी बहुत प्रतिकूल होती है, जिससे यह नौकायान के लिए भी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप सब जानते हैं माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फंगी का होता है, यानी कि कवक का होता है। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फफूंद यानी फंगस और उससे संबंधित जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये औषधीय, कृषि और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई कवक जो है वो क्या है? एंटीबायोटिक जो कि हम सब किसी बीमारी में यूज करते हैं, वो खाद्य पदार्थ और किण्वन प्रक्रियाओं में क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज फंगस से ही की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायरलेस मोबाइल चार्जर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी देखते हैं कि अभी चार्जर जो हम सब करते हैं वो आपका वायर के थ्रू करते हैं, लेकिन बहुत सारे चार्जर जो है वो वायरलेस तौर पर भी काम करते हैं। तो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक तार कुंडली के चारों ओर बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो कुंडली जो है दूसरी तरफ उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया को इंडक्टिव चार्जिंग यानी कि क्या कहा जाता है? इंडक्टिव चार्जिंग कहा जाता है। और ये जो टेक्निक जो है QI वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिनैप्स गैप किसके बीच मौजूद होता है? तो ये होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच। सिनैप्स वह स्थान है जहां एक न्यूरॉन का सिरा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है और ये तंत्रिका संचार का केंद्र होता है जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से सिग्नल का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन से है? तो यह है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस कोयले या जैविक पदार्थों के अधूरी दहन यानी इनकम्प्लीट कंबंशन से बनती है और इसका उपयोग जो है औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन पे है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है एटम बम किस पे आधारित है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं ये अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण आपस में संलित होकर हीलियम में बदलते हैं जिससे कि अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली होती है। 38 नंबर है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो नो डाउट आप सबको पता है, जोहान्स केपलर के द्वारा किया गया था। केपलर ने ही ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और यह यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदला जा सकता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है उद्दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह है आपका बॉयल का नियम, और यह नियम कहता है कि यदि तापमान स्थिर रखा जाए तो किसी गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समीकरण देखें P1 V1 इक्वल टू क्या होता है? P2 V2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण आपके पास यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। इन्होंने जीवों के वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था, और इन्होंने बाइनोमियन नोमेनक्लेचर पद्धति विकसित की थी। अगर देखा जाए तो हम सब मानव हैं, मानव को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस, और शेर को पैंथर। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था? थुम्बा जो है ये साइट है, आप जानते हैं। तो रॉकेट लॉन्च के लिए इसे आदर्श स्थल क्यों चुना गया था? तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के कारण इसको आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। ये थुम्बा जो है ये आपका केरल में स्थित एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जिसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास स्थित है, जिससे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स नामक भू चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन करना आसान होता है। और 1963 में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट यहीं से क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका सेब से है। किससे? एप्पल से। यह एक जीवाणुजनित बैक्टीरियल रोग है, जो मुख्य रूप से क्या होता है? इरविनिया एमुलिवोरा नामक जीवाणु के कारण होता है। और ये जो है आपका सेब, नाशपाती और कुछ अन्य फलों के पेड़ों को प्रभावित करता है, जिससे क्या होते हैं? टहनियाँ और फूल जलने जैसे काले या भूरे रंग के दिखने लगते हैं। यह कीटों, बारिश और दूषित उपकरणों द्वारा फैल सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान प्रश्न है कि सेरीकल्चर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट पालन से है। इसमें रेशम के कीड़े को पाला जाता है ताकि उनसे रेशम के रेशे प्राप्त किए जा सके। अगर प्रमुख रेशम के उत्पादक कीट की बात करें तो आपका बॉम्बिकस मोरी है, जो कि सहतूत रेशम के तौर पर जाना जाता है। एंथेरिया आसामेंसिस है, जो कि मूंगा रेशम के लिए जाना जाता है। एंथेरिया माइलिटा है, जो कि तसर रेशम के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मूंगा रेशम का ज़्यादातर उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ये होता है असम में। मूंगा रेशम केवल असम और पूर्वोत्तर भाग में ही उत्पादित होता है। ये प्राकृतिक रूप से सुनहरे रंग का होता है, और इसे धोने के बाद भी इसका रंग नहीं बदलता। और असम में मेखला चादर जैसी पारंपरिक वेशभूषा जो है इसी रेशम से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करता है? तो है पंजाब। ठीक है, पंजाब में हरित क्रांति के कारण अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से यूरिया, DAP, MOP और NPK उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इससे मिट्टी की उर्वरता घटने और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यह आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, भारत में जूट का लगभग 80% उत्पादन जो है अकेले वेस्ट बंगाल में होता है। इसके अलावा बिहार, असम और उड़ीसा में भी जूट उत्पादन जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र में तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में होता है, ये हुगली नदी के किनारे स्थित जूट मिलें जो हैं भारत की प्रमुख जूट उद्योग केंद्र के तौर पे जाना जाता है। ठीक है,
महाराष्ट्र में कपास की खेती अत्यधिक होती है, लेकिन जूट में वेस्ट बंगाल है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों से भरपूर विलयन में मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। इसमें पौधे को पानी में घुले हुए पोषक तत्वों के माध्यम से उगाया जाता है, जिससे मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो तकनीक है ग्रीन हाउस खेती, शहरी खेती और स्पेस मिशनों में उपयोगी होती है। अगर इसके लाभ देखें तो कम जल की इसमें खपत होती है, यानी कि 90% तक पानी की बचत होती है, तेजी से पौधों की वृद्धि होती है और मिट्टी से फैलने वाले रोगों से बचाव भी होता है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइपिनिया इंडिका और हाइपिनिया बुलिटा किसके प्रकार है? तो ये लाल समुद्री शैवाल, रेड सीवीड के हैं। ठीक है, समुद्री जो शैवाल हैं इसका उपयोग औषधि, खाद्य उपयोग और जैव ईंधन और जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो लाल समुद्री शैवाल हैं इसमें कैरेजेनन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसका उपयोग आइसक्रीम, दही और सौंदर्य प्रसाधनों में गाढ़ापन लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 50 है, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है कोलेटोट्राइकम फॉल्कैटम के कारण, जो कि एक कवक है। ठीक है, यह रोग जो है गन्ने के तनों में लाल रंग की धारियां और क्षय उत्पन्न करता है और ये मुख्य रूप से कीटों और दूषित पानियों के कारण फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी गन्ना प्रजाति, फफूंदनाशक और जल चक्र का उपयोग किया जाता है। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।